नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आशा है अच्छे ही होंगे। आज मैं भागीरथी मिश्र की काव्य शास्त्र की बुक रीडिंग के अंतर्गत संकलन त्रय यानी 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 यूनिट्स क्या है? ठीक है, 3 यूनिट्स में कौन कौन से हैं? ये पूछते हैं कि संकलन त्रय क्या है, नाटक में संकलन त्रय क्या है। तो संकलन त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य संकलन, वस्तु संकलन समन्वित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हमारे भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार और संस्कृत साहित्य के अनुसार नाटक के कितने तत्व होते हैं। तो संस्कृत साहित्य के अनुसार नाटक के 3 तत्व होते हैं। एक कथा वस्तु, दूसरा नेता या नायक और तीसरा रस होता है। ठीक है, और भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 तत्व होते हैं नाटक के, जिसमें कथा वस्तु, नेता, रस और अभिनय ये आ जाते हैं। लेकिन पाश्चात्य साहित्य में नाटक के 6 तत्व बताए हैं। एक कथा वस्तु, दूसरा नेता, तीसरा रस, चौथा अभिनय, पांचवा संवाद और छठवा है संकलन त्रय। ये संकलन त्रय को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन सर्वमान्य में क्या है, जो सभी मानते हैं आज, उसमें 8 तत्व है। ठीक है, जो सर्वमान्य मत है उसमें 8 माने हैं, 8 तत्व माने हैं। एक तो है कथा वस्तु, ठीक है, दूसरा है वस्तु या कथा वस्तु, दूसरा है नेता या नायक, थर्ड है रस यानी जिसको बोलते हैं नाटक की आत्मा, चौथा अभिनय है, पांचवा संवाद है, छठवा उद्देश्य है, सातवां शैली और वृत्ति है और आठवां संकलन त्रय है, जो समय, स्थान, कार्य की एकता को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ठीक, ये तो हो गए। अब चलते हैं संकलन त्रय, पढ़ते हैं क्या होते हैं। पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के 6 अंग माने गए हैं और इस टॉटिल के विषादांत नाटक यानी ट्रेजेडी के कथा वस्तु, प्लॉट, पात्र, कैरेक्टर, भाषा, डिक्शन, अभिनय, स्पेक्टेकल, विचार, थॉट और संगीत, मेलोडी नामक 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, ये जो संकलन त्रय है वो यूनान की देन है। जो अरस्तु है, अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु सिकंदर, जो सिकंदर थे ना उसके गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु किसके शिष्य थे? अरस्तु प्लेटो को शिष्य थे। ठीक है, तो प्लेटो ने ये माना है कि कवि जो है देवी देन है। यानी जो कवि होते, एक व्यक्ति में कवि पर रहते हैं जो कविता करते हैं, तो उसका मतलब यह है कि उसमें दैवी शक्ति है, ऐसा करके। लेकिन इसके विपरीत जो अरस्तु मानते हैं, वे कविता कर सकने वाले व्यक्ति में प्राकृतिक, उसके जो कविता कर सकते हैं उसके लिए जो प्रकृति है, वातावरण है, वो सब जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं और आगे क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कथा वस्तु, अच्छा इसको मैं बता देती हूँ और अच्छे से कि कथा वस्तु यानी प्लॉट क्या होते हैं। प्लॉट क्या होते हैं? प्लॉट कहना चाहिए कि यह नाटक की आत्मा है। ठीक है, प्लॉट यानी कथानक जो है यह नाटक की आत्मा है। नाटक की आत्मा माने हैं पाश्चात्य विद्वानों ने। ठीक है, यह नाटक की आत्मा है और घटनाओं तथा कार्य व्यापारों के व्यवस्थित ढांचे को कथानक कहते हैं। ठीक है, घटनाओं तथा कार्य व्यापारों के व्यवस्थित ढांचे को कथानक कहते हैं। ठीक, जैसे नाटक में कोई भी घटना है और उस घटना को अच्छे से बताने के जो व्यवस्थित तरीके हैं, ढांचे हैं, उसको बोलते हैं कथानक। फिर आते हैं चरित्र या पात्र, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर वे व्यक्ति होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नाटक में पात्रों को चरित्र चित्रण महत्व होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक, यहाँ मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये
या मैं अलग से लिखी हूँ, इसको दिखा देती हूँ आप लोगों को कि विचार थॉट क्या होते हैं? पात्रों के संवाद और तर्कों के माध्यम से नाटक में जो दार्शनिक विचार, नैतिक दृष्टिकोण या उद्देश्य प्रकट होता है उसे विचार कहते हैं। यानी नाटक का मूल उद्देश्य क्या होता है? अपने विचार को बताना, लक्ष्य को पहुंचाना। ठीक है, उसके माध्यम से नाटक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उसमें नैतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, जैसे नैतिक दृष्टिकोण सत्य को उजागर करना, जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए हमारे यहाँ, तो वो उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? सत्य को उजागर करना, उसका मेन नाटक उद्देश्य वही है। तो उसके बाद होता है भाषा शब्दावली या डिक्शन। यह शब्दों की भाषा और शैली है। नाटककार किस प्रकार शब्दों का चयन करता है, यह भाषा कहलाती है। यानी किस प्रकार शैली नाटक का चयन करते हैं। शैली हम लोग उस दिन पढ़े थे कि आर्भटिक शैली, भारतीय शैली, तो वही है, वृत्ति और भाषा शैली वही है। ठीक है, फिर आते हैं दृश्य विधान। दृश्य विधान में स्पेक्टेकल यानी जिसमें मंच की साज सजावट, पात्रों की वेशभूषा, रंगमंच कैसा है और हर तरह की दृश्य सामग्री, जैसा वो बोल रहे हैं वैसे अनुसार दृश्य रहने चाहिए, तो ये ज्यादा देखते थे उस टाइम। ठीक है, फिर आते हैं गति, संगीत, संगीत या मेलोडी। अरस्तु के अनुसार नाटक का संगीतमय पक्ष अर्थात संगीत, लय और गान जो कि नाटक में रोचक व प्रभावशाली बनाते हैं। यानी संगीत जरूरी है जो नाटक को प्रभावशाली रोचक बनाते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को समझ में आएंगे ये। तो चलिए फिर और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही रख देती हूँ, ये होगा। ठीक, फिर आते हैं नाटक के छह अंग माने गए। कुछ लोगों ने कथा वस्तु, पात्र, शैली, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य के रूप में नाटक और उपन्यास के एक ही प्रकार यानी एक ही अंग माने हैं दोनों। यानी उपन्यास में कौन कितने तत्व हैं और नाटक में दोनों एक ही तत्व विद्यमान रहते हैं, ऐसा मानते हैं, जो कि उचित नहीं है। भारतीय दृष्टि में विरेचित चार अंग जैसे कथा वस्तु, पात्र, रस और अभिनय, ये चारों का अंतः समावेश हो जाता है ना। बताए है ना कि भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय विद्वानों ने चार अंग माने हैं। तो ये चार अंग जो है उसमें स्वतः ही समावेश हो जाते हैं। प्रथम दो तो सभी में रहते हैं, कथा वस्तु और पात्र तो सभी में रहेंगे, और अभिनय के भीतर कथोपकथन, भाषा, प्रदर्शन सभी आ जाते हैं, है ना। अभिनय में कैसे बोल रहे हैं सामने वाला, जो जो पात्र है, कथन कैसे बोल रहे हैं, भाषा कैसी है उसकी, किस प्रकार वह अपने आंगिक वाचिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस टाइप का सब आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वेशभूषा तक आहार या अभिनय में सम्मिलित है। बताए थे उस दिन आहार या अभिनय क्या होता है, तो भावों को, अपने भाव को, प्रसन्नता दुख को बताना सामने वालों को, है ना, तो वो होते हैं आहार्य। और शैली का विवेचन वृत्त के अंतर्गत किया गया है, और शैली का विवेचन जो है वृत्त के अंतर्गत किया गया है, वही भारतीय वृत्त और भट्टी ऐसा। तो उद्देश्य और विचार भारतीय दृष्टि से रस के अंतर्गत आ जाते हैं, सही है, आते ही हैं, जिसके अनुसार रस ही नाटक या रूपक का मुख्य प्रतिपाद्य है। हम कहा भी गए हैं कि रस जो है आत्मा है ना, वैसे ही बोलते हैं ना, रस आत्मा है, ऐसा करके काव्य की आत्मा है। ऐसी दशा में कोई अलग तत्व तो मूलतः बच ही नहीं सकता। यानी हमारे नाट्य शास्त्र में जितने भी ये पाश्चात्य शास्त्र के लोग नाटक के जो अंग बताए हैं, वे हमारे भारतीय शास्त्र में, भारतीय जो प्राचीन नाटक है उसमें पहले से ही विद्यमान थे, है ना। इसमें अलग से कोई तत्व तो बचा ही नहीं रह जाता, जो जो यहाँ पे है वे सब आ जाते हैं, तो अलग से तत्व तो कोई बचे ही नहीं रह जाते, ऐसा करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भी यूनानी नाटकों की देश काल का ध्यान रखकर अपने सीमित साधनों के कारण संकर त्रय का ध्यान रखा गया है। फिर भी इतना सब कुछ आ जाते हैं, फिर भी यूनानी नाटकों में देश काल क्या होता है, यानी उस टाइम का समय। ठीक है, उस टाइम का समय को ध्यान में रखकर अपने सीमित साधनों के कारण संकर त्रय
का ध्यान रखा गया, जिसमें हम यहाँ विचार प्रकट कर रहे हैं। शंकर त्रय में स्थान संकलन, काल संकलन और कार्य वस्तु संकलन तीनों समन्वित रहते हैं। संकलन त्रय में स्थान, ठीक है, काल और कार्य वस्तु, ये तीनों में एकता होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, स्थान संकलन। यूनानी नाटकों में इस बात का पालन होता था कि रंगशाला के आदि से अंत तक वही दृश्य रहे जिसके अनुसार नाटक में उन्हीं घटनाओं का प्रदर्शन होता था जो कि एक स्थान पर घटित हुई हो। यानी उसका ये मतलब था कि यूनानी नाटकों में इस बात का पालन होता था कि रंगशाला यानी जो नाटक है, वहां जो नाटक हो रहे हैं, जो बिल्कुल थिएटर बोल सकते हो, वहां आदि से अंत तक वही दृश्य रहे जो दृश्य नाटक में अपनी घटनाओं के माध्यम से, अपनी बातों के द्वारा बता रहे हैं, तो वही दृश्य आए रहे जो कि एक ही स्थान पर घटित हुई हो और जो एक ही स्थान पर घटित हुई हो। तो इस स्थान संकलन के पालन में नाटक की वस्तु सीमित हो सकती है, हो जाती है, और कल्पना के पूरे उन्मेष और वस्तु विविधता का अवकाश नहीं रहता। सही है। मान लो जाए एक नाटक है, उसमें विविध विषय को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। यहाँ तो बोल रहे हैं कि एक ही विषय को लो, एक ही विषय वस्तु को लो और उसी वस्तु के अनुसार उसकी साज सज्जा करो, उसके अनुसार उसे बोलना है, नाटक के पात्रों का रहना है। तो जो कि सीमित बनाते हैं ना अपने विचारों को, एक लेखक के विचारों को सीमित बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विविधता का अवकाश नहीं रह जाता। भारतीय नाटकों में विविध जीवनिकाओं तथा चित्रों द्वारा विभिन्न स्थानों के दृश्यों और घटनाओं का प्रदर्शन का विधान था। लेकिन भारतीय नाटकों में जो है विभिन्न चित्रों को स्थानों को अगर बताना है तो वहां पे पर्दे लगा देते थे। पर्दे में ऐसे कलर करते थे, मान लो जाए प्राकृतिक जंगल को दिखाना है तो वैसे ही पर्दे रहते थे, जंगल वृक्ष बने हुए, तो इस टाइप का रहते थे। तो इसको आसानी हो जाती थी उसको नाटक का, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कौन सा दृश्य आया है, जंगल का दृश्य है तो जंगल, पर्वत का दृश्य है तो पर्वत का ऐसे बना देते थे, है ना, कपड़े पे बना हुआ रहता था। तो इस टाइप का वो करते थे भारतीय लोग। ठीक है, तो वहां यही बताया है कि विभिन्न चित्रों का विभिन्न स्थानों के दृश्यों और घटनाओं का प्रदर्शन का विधान था। अतः यूनानी दृष्टिकोण का स्थान संकलन अत्यंत प्रारंभिक माना चाहिए। लेकिन हमारे देश में वो चलन तो बहुत पहले था, लेकिन यूनानी दार्शनिक जो है वो बाद में आए, प्रारंभिक बोल सकते हो, ये 5वीं सदी में आए थे, ऐसा किए थे इन लोग। लेकिन भारतीय पश्चात हमारे जो नाट्य शास्त्र है, जो लिखे हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, उसमें तो पहले ही बता दिया कि ऐसा करना वैसा करना, जबकि वो दूसरी सदी के थे, है ना। तो इस तरह से यहाँ बोल सकते हो वो बाद में आया ऐसा करके। ठीक है, यहाँ पे बोल, अतः यूनानी दृष्टिकोण का स्थान संकलन अत्यंत प्रारंभिक माना चाहिए। स्थान के विषय में औचित्य और स्वाभाविकता का समावेश न हो, यह आवश्यक है। अनौचित्य यानी अनुचित न हो। ठीक है, जहाँ पे जब मान लो जाए हम पेड़ पौधे का दिखा रहे हैं, जंगल का दिखा रहे हैं, तो मान लो जाए पहाड़ का दृश्य ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, झरने बह रहे हैं, तो महल का अगर पर्दा लगा दिया जाए या महल की वहां पे साज सजावट कर दिया जाए तो वो गलत हो जाएंगे ना। तो इस तरह से जो पात्र बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही दृश्य रहना चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, औचित्य और स्वाभाविकता का समावेश न हो। ठीक है, वो ऐसा न लगे कि वो बनावटी है, स्वाभाविक नहीं है, ऐसा करके। अतः चतुराई से उनकी सूचना भारतीय नाटकों में या उस तो विस्कंभक या फिर प्रवेशक आदि के द्वारा दी जाती थी। हमने पहले पढ़े हैं कि प्रवेशक क्या है, क्या थे प्रवेशक, क्या थे प्रवेशक बताइए। यहाँ पे प्रवेशक कितने वो वे
वे अप्रधान पात्र जो 2 अंकों की भी सूचना देते थे, वे होते थे प्रवेशक। ठीक है, जो 2 अंकों की भी सूचना देते थे कि आगे आने वाले अंक में क्या आएंगे, ऐसा करके। ठीक, तो इसको फिर किसी पर्दे की या ये की जरूरत नहीं होती कि आगे आने वाले समय में क्या होंगे, ऐसा करके। और विस्कंभक भी दिए हुए यहाँ पे। विस्कंभक क्या होते थे? ये निम्न पात्र होते थे जो आपसी वार्तालाप द्वारा बता देते थे कि आगे क्या होने वाले हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है कि क्या क्या होंगे और इसकी सूचना कैसे देंगे। तो उसकी जो है फिर उतने पर्दे की दृश्य की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती थी, ऐसा इस टाइप का। ठीक है, अतः यूनानी स्तर संकलन की धारणा से भारतीय विधान अधिक कलापूर्ण और स्वाभाविक है। सही है, क्योंकि पहले से ही कलापूर्ण है, स्वाभाविक भी है, और स्वाभाविक भी लगेंगे, कोई बनावटी नहीं रहेंगे या स्वाभाविक भी नहीं लगेंगे, इस टाइप का होंगे। तो और उसमें कथावस्तु की घटनाओं को एक ही स्थान पर घटित होने की सीमा और संकीर्णता भी नहीं रहती, जबकि इसमें इन्होंने बताया पाश्चात्य साहित्य में कि जो भी घटित हो रहा है वही दृश्य रहना चाहिए, वैसी पात्र बोलने चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय जो कथा वस्तु की घटनाओं में एक स्थान पर घटित होने की सीमा और संकीर्णता नहीं रहती, क्योंकि बता देते हैं कि आने वाले में क्या होने वाले हैं, ऐसा करके। तो इसकी कोई चित्र या फिर कुछ ये करने की जरूरत नहीं होती थी। इस प्रकार स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शन किया जा सकता था। यूनानी धारणा के संकल स्थान संकलन को कोई मूल्य नहीं रहता, और ये जो जरूरी था कि संकलन का होना, तो इस टाइप का फिर हमारे भारतीय साहित्य में उसका जो है स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि वो पहले से ही विद्यमान है। पर इतना है कि ये नाम नहीं दिए, लेकिन आगे जाके फिर वो अंत में समाप्त हो ही जाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक, फिर आते हैं काल संकलन। अच्छा, ये ट्रेजेडी बोलेंगे तो वो क्या होता है? जैसे किसी नाटक का हमारे भारतीय साहित्य में नाटक की शुरुआत होती है तो कुछ ऐसी होती है, लेकिन उसका अंत सुखद होता है, तो वो उसको अच्छा मानते हैं हमारे ये में। लेकिन पाश्चात्य साहित्य में दुखांत नाटक को ही अच्छा मानेंगे। ठीक है, अब वो दुखान का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो जाए टाइटैनिक मूवी देखी हो, टाइटैनिक में वही उसका अंत दुखांत ही होता है। फिर एक मूवी ले लेती हूँ गाइड। गाइड मूवी देखे हो? गाइड में जहाँ पे वो देवानंद पहले कैसे रहते थे, पहले किसी दूसरी स्त्री का कमाई खाते थे, फिर अंत में जाके वो साधु और संत हो जाते हैं, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको सब लोग मानने लगते हैं, अच्छा व्यक्ति मानते हैं, बाबा मानते हैं कि ये जो भी बोलेंगे सत्य होंगे, ऐसा इस टाइप का, और उसका अंत जो है दुखांत होता है, वो मर जाते हैं। तो यानी एक व्यक्ति का परमात्मा से मिलन कैसा हो ये दिखाए हैं, एक संदेश दिए हैं ना, कि सबको छोड़ के ऐसे शांति मिल जाती, विश्राम की अवस्था। तो ऐसी ही वो ट्रेजेडी भी है। ठीक है, एक भव्य व्यक्ति का पतन कैसे होते हैं, तो इसमें ऐसे बताए हैं, तो वो होता है ट्रेजेडी। ठीक है, तो फिर आते हैं काल संकलन। काल संकलन की धारणा भी यूनानी नाटकों में यही थी कि रंगमंच पे उन्हीं घटनाओं को दिखाया जाए जो उतनी देर घटित हो सकती थी, जितनी देर नाटक का अभिनय वास्तव में चलता। इसी को ध्यान में रखकर प्राचीन यूनानी नाटक दिन रात चला करते थे। सही है, अगर वही दृश्य वही व्यक्तियों पात्रों को रखा जाए और उसी के अनुसार बोलना हो, तो वो दिन रात चलेंगे, और इतनी दिन रात चल रहे हैं तो आधुनिक दर्शक उतने देर तक बैठे रहना असंभव है ना, उस नाटक को देखने के लिए जो बैठे रहेंगे वो असंभव, इतनी देर तक नहीं बैठ सकते। उनके द्वारा अभिनीत घटना भी इस प्रकार थोड़े ही समय की हो सकती थी। जीवन का व्यापक और पूर्ण स्वरूप अनेक वर्षों के बीच होने वाले घटनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं हो सकता था। भारतीय नाटकों में दृश्य और रंग परिवर्तन करके यह काम निकाल लिया जाता था। जितना समय बीच में बीत जाता, उसका संकेत आगामी दृश्य या अंक में मिल जाता। इस प्रकार रंग परिवर्तन और रंगमंच की सजावट में विविधता के द्वारा काल और स्थान का संकेत करने में नाटक व्यापक जीवन को घटनाओं का प्रदर्शन किया जा सकता था। ठीक है,
यानी बोलना चाहिए कि अगर मान लो क्या एक नाटक चल रहा है, उसको 4 साल बाद दिखाने, 5 साल बाद दिखाने है, तो वो कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? तो वहाँ के जो नेचुरल चीजें हैं उसमें कुछ बदलाव लाके, या फिर कोई वही चूली का या प्रवेशांक आके बता दे कि इतने वर्षों के बाद क्या होंगे, ऐसा इस टाइप का कर सकते थे ना, तो काल को भी बता देते थे, तो इस टाइप का। लेकिन जो पाश्चात्य थे वहां पे जो है वही वही नाटक होते थे और उसी टाइम का हमें बताना है, ऐसा करके बहुत देर तक नाटक चलते थे, तो दर्शकों का बैठे रहना असंभव था। ठीक है, तो इस तरह से एक साथ उसका संकेत आगामी दृश्य या अंक में मिल जाना, वो भारतीय नाटक में सही था, यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसलिए यहाँ पे काल संकलन की धारणा भी यूनानी नाटकों की प्रारंभिक अवस्था की द्योतक है। ठीक है, ये बताते हैं भारतीय रंगमंच और अभिनय पद्धति का बहुविधा विवरणपूर्ण विधान काल और स्थल स्थल संकलन की विकसित धारणा द्योतक है। आज भी काल स्थान का ध्यान रखा जाता है, सही है, अन्यथा नाटक स्वाभाविक और घटनाएं अविश्वसनीय लगेंगे, पर उसमें आने वाले बाधाओं को अनेक उपाय और साधनों द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से भारतीय नाटकों में इसका बहुत ध्यान रखा जाता था कि कौन सा काल टाइम का ये नाटक है और उस टाइम को हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ये बहुत पहले ही भारतीय शास्त्र में इसका विवरण है, ये बताए हैं। ठीक है, फिर आते हैं काव्य वस्तु संकलन। वस्तु संकलन के अंतर्गत प्रासंगिक और प्रधान कथाओं के समुचित संगठन और स्वाभाविक अभिनय का ध्यान रखा जाता था। बताए थे उस टाइम की वो कथा कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा करके। तो उसमें जो है प्रासंगिक और जो है स्वाभाविक दोनों रहते हैं। ठीक है, प्रासंगिक जो है स्वाभाविक से ही निकलते थे। तो प्रासंगिक कथा वस्तु का ना तो इतना विस्तार होना चाहिए, ना ही आधिकारिक कथा वस्तु क्षीण होने लगी, है ना। तो और आधिकारिक कथा वस्तु यानी जो मेन कथा है वो, और जो आधिकारिक कथा वस्तु से जो कथा निकलती है वो होती है प्रासंगिक कथा। ठीक है, प्रसंग के अनुसार आने वाली कथा। तो इस तरह से दोनों एक होना चाहिए जब जब नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हाँ, प्रासंगिक जो प्रसंग आ रहे हैं उसको ही दिखा रहे हैं, बाकी आधिकारिक कथा वस्तु का कोई अता पता नहीं है। तो इस टाइप का ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग नहीं रखना चाहिए, दोनों में एकता होनी चाहिए। अनेक नाटकों में यह देखा जाता है कि मूल कथा से असंबद्ध कोई हास्यप्रद कथा जोड़ देते हैं जो अलग चलती है और आधिकारिक कथा से उसका कोई संबंध ही नहीं होता है। यह कथा संकलन की दृष्टि से अनुचित है। ठीक है, अर्थ प्रकृति और पंच संधियों की विधान में कथा वस्तु पूर्णतः सुसंगठित हो जाती है। यानी नाटकों के ये भी कार्यवस्थाओं में अर्थ प्रकृति और पंच संधियां ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके सहयोग से जो नाटक है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। कार्य संकलन में अभिनय को स्वाभाविकता आती है। इसका भी भरत ने नाट्य शास्त्र में अत्यंत विशद और विवरण पूर्ण उल्लेख किया है। अतः भारतीय नाट्य शास्त्र में तीनों संकलनों का ध्यान रखते हुए भी विकासशील दृष्टि से काम लिया गया है, जबकि यूनानी नाटकों में संकर त्रय की धारणा रूढ़, संकीर्ण और सीमित है। आगे चलकर पाश्चात्य नाटककारों ने स्वयं भी इसका पालन नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक, यहीं पे खत्म। यानी कुल मिला के ये बोल रहे हैं, तो जो ये 3 संकलन त्रय आए थे इकट्ठा करके, ये करेंगे ऐसा करके, ये अंत में जाके यूनानियों ने फिर इसके जो पालन नहीं किया, वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए लाए, बाद में इसका पालन करना बंद हो गया। ठीक है, इन्हें बोलना चाहिए कि सब में जितने भी यहाँ पे गिनाए वो सब में एकता हो, दृश्य वैसा हो, पात्र को ऐसा चयन करे, पात्र का ऐसा ये हो कि नाटक जो है सजीव लगे, नैतिक अपने उद्देश्य को पूर्ति करने में लग जाए और अपने उद्देश्य को दर्शक तक पहुंचाए, जो उसका लक्ष्य है वो जो है फिर वो पहुंचा सके, यही इसका मेन उद्देश्य है।
लेकिन ये हमारे भारतीय नाटकों में है, ये पाश्चात्य नाटकों में ऐसा नहीं था और अंत में जाके फिर ये संकीर्ण हो गया। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।